Hello students and welcome back to your channel Simplified Maths. Our today's video is on science for standard 8. This is our first video on science. So let us start with our today's video. Students, so today we are going to start with first chapter of our science, that is living world and classification of microbes. तो बच्चों पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। जैसे आप सबको पता है लिविंग वर्ल्ड का मतलब ये होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, उसे हम लोग कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग और उसे एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं बायोटिक फैक्ट, या फिर हम लोग उसे कहेंगे बायोटिक। तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब ये होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, दैट इज इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, वी कॉल इट एज लिविंग वर्ल्ड। अब आगे जाके देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स क्या होता है? तो आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो सुना ही होगा। यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें क्लासीफाई करना है तो उसे कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसे हम लोग शॉर्ट में माइक्रोब्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन से क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम लोग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आगे चैप्टर में आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में, किंगडम्स यानी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, तो कौन से बेसिस पे उसे बांटा गया है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हर एक किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के वायरस। अब वायरस क्या होता है वो तो आपको बहुत अच्छी से पता चल गया, बिकॉज ये 2020 तो पूरा वायरस के नाम से ही चालू है। तो चलो अभी हम लोग फटाफट शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है बच्चों? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये अर्थ पे मैं बोलती हूँ ना, तो समझ लेना कि लैंड एज वेल एज वाटर पे, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे एक जैसे हैं क्या? नहीं, तो सारे अलग अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, सब अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो कोई प्लांट्स, जैसे प्लांट्स खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग अलग है, स्टिल अर्थ पे ये सारे एक साथ रहते हैं, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उन्हें क्लासीफाई करने की क्यों ज़रूरत है? तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक अपना अपने तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं ये अर्थ के अलग अलग हिस्सों को, या फिर उसके अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को। तो वो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं, अलग टाइप का खाना इंजेक्ट करते हैं। फूड इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके का खाना इंटेक करना, या फिर खाना अंदर बॉडी के अंदर लेना, तो उसे कहते हैं फूड इंजेक्शन। डिफेंस का मतलब कि एक दूसरे से हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर एनिमल्स एक दूसरे से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे डिफेंस कहते हैं। तो ये सारे जब अलग अलग चीज़ों को अडेप्ट करते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अडेप्ट करने का स्टाइल अलग होता है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीसीज। तो जब बच्चा 2011 में सेंसस हुआ था ना, तब मीन्स गिनती हुई थी कितने ऑर्गेनिजम्स है, तब नंबर सामने आया विच इज़ वेरी बिग, दैट इज़ 87 मिलियन स्पीसीज। काफ़ी बड़ा नंबर है 87 मिलियन स्पीसीज, यानी 87 मिलियन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स ये अर्थ पे, दैट मीन्स लैंड एंड सी में मिलकर है।
तो बच्चों आपको स्पीसीज क्या होता है समझ में आया? स्पीसीज का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, इन सारी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीसीज होते हैं वो। ठीक है, तो अब 87 मिलियन स्पीसीज है। अब ये स्पीसीज को क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 87 मिलियन अलग अलग स्पीसीज को हम लोग याद नहीं रख सकते। तो अब क्लासीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, यानी उनका छोटे छोटे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बनाए गए। अब सब ग्रुप्स एंड ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? तो उनका देखा गया कि जिन स्पीसीज में सिमिलैरिटीज है उन्हें एक ग्रुप में डाला गया, एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंसेस उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए। तो देखो, मैं इधर आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड कंसीडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी उनमें सिमिलैरिटीज है एंड डिफरेंस है उसके ऊपर एक स्टडी किया गया, ना ही कि अच्छा वो दिखने में ऐसा है तो अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। तो उनके ऊपर एक डीप स्टडी की जाती है और उन्हें ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में बांटा गया, डिपेंडिंग अपॉन कंसिडरिंग देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जो मैंने बोला आपको कि ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया कंसीडरिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको इंट्रोडक्शन तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब in year 1969, an American ecologist, his name was Robert Harding Whittaker. नाम क्या था? रॉबर्ट हार्डिंग विटकर। In year 1969, he started dividing living organism into 5 groups. कितने ग्रुप्स में किया? 5 ग्रुप्स में किया गया। तो अब उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया, तो वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कौन से क्राइटेरिया यूज़ किए गए, एंड देन वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो फर्स्ट क्राइटेरिया वॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर यानी क्या? तो वो सेल कैसे आए, वो ऑर्गेनिजम्स। अब आपको तो पता है हर एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। तो वो सेल कैसा है कि उसके सेल के ऑर्गेनेल्स कैसे है, उसका न्यूक्लियस कैसा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेल स्ट्रक्चर, सेल इज डिवाइडेड इनटू 2, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब बच्चों प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक अभी के लिए तो आप इतना ही याद रखो, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता एंड उसके सेल ऑर्गेनल्स भी डिस्टिंक्ट नहीं होते, यानी उनका सेल ऑर्गेनल्स, सेल में जो जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, सेल में जितने भी अलग अलग ऑर्गेन्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं, यानी अलग अलग आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एंड उसका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं होता है, मीन्स वो प्रोकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक क्या होता है? तो यूकैरियोटिक मतलब क्या? अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर वेल डेवलप्ड। तो समझ में आया आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मैं और एक बार बताती हूँ आपको। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है द सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, whereas यूकैरियोटिक में क्या होता है? a well defined nucleus and all cell organelles are well developed. ओके अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? वो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा सेल्स से बना हुआ है, तो उसे ही हम लोग कहेंगे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल, ओनली वन सेल, एंड मल्टी सेल्यूलर मतलब नंबर ऑफ सेल्स। अब वो डिवाइड कैसे होता है, उसमें बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, वो आगे जाके आपको पढ़ना ही है चैप्टर में। अभी के लिए मैं इतना बोलती हूँ, एक सेल डेवलप होने के बाद जब वो अलग अलग दो सेल्स में आगे बढ़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। ओके एंड जब सिर्फ एक ही सेल होता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेल्यूलर। ओके बच्चों, अब
थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन मतलब क्या, वो किस तरीके का खाना खाते हैं, वो कैसे फूड आता है उनके पास, या फिर वो खुद बनाते हैं या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए ज़रूरी है डेवलप होने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब फर्स्ट है प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, तो सॉइल में से वाटर एंड सॉल्ट रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ लीव्स यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के मदद से, उनमें क्लोरोफिल तो पहले से ही होता है लीव्स में, तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, बराबर है। तो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। जो भी अपने से ही खाना बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, एंड उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फंगी। फंगी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ब्रेड, चपाती या फिर भाकरी अगर 2-3 दिन वैसे ही डिब्बे में पड़ी रही तो उसके ऊपर एक सॉफ्ट कॉटन के तरह कुछ तो आता है, उसे कहते हैं फंगी। वो कुछ तो आता है उसे हम लोग कहते हैं फंगी। तो फंगी क्या करती है, वो ऐसे नॉर्मल कभी नहीं आएगी, वो कुछ भी जो भी सड़ा हुआ चीज़ हो या फिर जो भी खराब हुआ चीज़ है उसके ऊपर ही आती है। तो मतलब क्या, फंगी को आने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, यानी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स फॉर इट्स ग्रोथ। तो वो खाना भी जिस चीज़ के ऊपर आती है उसी से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, इसीलिए फंगी को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक, यानी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सम ऑर्गेनिज्म, डिकेड ऑर्गेनिज्म, या फिर खराब हुआ खाना, या फिर हम लोग कह सकते हैं डेड एनिमल्स के ऊपर फंगस आता है। दैट मीन्स उसे ऑर्गेनिज्म या फिर किसी और चीज़ के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहती है, उसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक बिहेवियर। तो फंगी है सैप्रोफाइटिक, यानी वो जिस भी चीज़ पे आती है उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। ओके, अब थर्ड है एनिमल्स। अब एनिमल्स तो आपको पता है, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं या फिर अलग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, यानी वी आर डिपेंडेंट अपॉन समथिंग एल्स। सिमिलरली एनिमल्स भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहना यानी उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। एंड इंजेक्टिव यानी वो इंजेक्ट कर लेता है, अंदर ले लेते हैं वो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या करती है, अमीबा क्या करता है, तो पानी गंदे डर्टी वाटर में अमीबा रहता है, तो जैसे ही उसे कुछ ऑर्गेनिज्म मिल जाता है तो वो इंजेक्ट कर लेता है, खींच ले लेता है, इसीलिए हेट्रोट्रॉपिक एंड इंजेक्टिव कहा जाता है। ओके, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो है लाइफस्टाइल। यानी प्लांट्स क्या है, तो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स जब उग जाएंगे तभी एनिमल्स को खाना मिलेगा, इसीलिए प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। एनिमल क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी प्लांट्स को खाते हैं, इसीलिए एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। एंड फंगी क्या है, डिकम्पोजर्स। वो हेल्प करती है डिकम्पोज करने के लिए। देखो खराब हुआ डिकेड, मैंने जैसे आपको बोला एक ब्रेड के ऊपर आता है, तो और उसे डिकम्पोज करने के लिए फंगी हेल्प करती है, इसीलिए उसे कहा जाता है डिकम्पोजर्स। ओके बच्चों, अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, तो एक चीज़ से दूसरे इस पे जाना। जैसे यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर जैसे मैंने कहा सिर्फ एक सेल होता है, जब वो सेल अच्छे से डेवलप हो जाता है तो वो दूसरे दो सेल्स में बढ़ जाता है, यानी कि वो यूनिसेल्यूलर से अब वो क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जैसे प्रोकैरियोटिक इज ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, तो प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, या फिर हम लोग कह सकते हैं यूनिसेल्यूलर टू मल्टीसेल्यूलर। ओके, तो आपको अभी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया क्या क्या था वो पता चल गया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। ओके, नाउ देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या है वो मैंने आपको पहले से ही समझाया है। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या,
नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई एंड सेल ऑर्गेनेल्स, whereas eukaryotes क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनेल्स आर डिस्टिंक्ट. ओके, अब प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? तो यूनिसेल्यूलर होते हैं. यूकैरियोट्स कैसे होते हैं? तो यूनिसेल्यूलर भी होते हैं एंड मल्टी सेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर मैंने बोला है आपको कि सिर्फ एक ही सेल होना ऑर्गेनिज्म में, उसे कहते हैं यूनिसेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेल्स होना, उसे हम लोग कहेंगे मल्टी सेल्यूलर. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट्स जो कि यूनिसेल्यूलर होता है एंड उसके अंदर सिर्फ एक ही किंगडम आता है जो है किंगडम मोनेरा. वी आर गोइंग टू स्टडी किंगडम मोनेरा इन डिटेल, बट पहले अभी इतना ही समझ लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट्स होते हैं जो यूनिसेल्यूलर है एंड उसके अंदर सिर्फ एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा. अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स की. यूकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोट्स है जो यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोट्स हैं, वो यूनिसेल्यूलर है, तो उसमें भी सिर्फ एक ही किंगडम आएगा, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. और अगर यूकैरियोट्स में हम लोग मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो उसमें 3 किंगडम है, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. ओके, कौन सा किंगडम है? तो किंगडम फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो बच्चों आपको ये जो किंगडम 4 और 5 है ना, वो अभी सिलेबस में नहीं है. आपको सिर्फ 3 ही किंगडम पढ़ने हैं. प्रोकैरियोट्स में एक मोनेरा एंड यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा एंड फंगाई. ओके, आई होप तुम्हें इधर तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विथ 3 टाइप्स ऑफ किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई. ओके, I hope you understood this video very well. Then please do like, share and subscribe Simplified Maths, and don't forget to share it with your friends. Till then, thank you.